टू स्टडी आइकन। आज है 11 अक्टूबर और हम डिस्कस करने जा रहे हैं द इंडियन एक्सप्रेस के न्यूज़ एनालिसिस। तो आप लोग मुझे मेरे सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो पर्सन इन न्यूज़, मुलायम सिंह यादव द फाउंडर ऑफ समाजवादी पार्टी डाइज एट 82। ठीक है, मैं इनके बारे में कुछ बताता हूँ आपको। ये उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर रहे हैं 3 बार, लेजिस्लेटिव असेंबली के 8 और लेजिस्लेटिव काउंसिल के 1 बार मेंबर रहे हैं, और साथ ही साथ ये एमपी थे लोकसभा से, और जिस टाइम इनकी डेथ हुई उस टाइम भी ये एमपी ही थे। इसके अलावा वो लेक्चरर रह चुके हैं मेनपुरी में, रेसलर रह चुके हैं और 9 बार जेल जा चुके हैं। When you try to control everything, you enjoy nothing. Sometimes you just have to breathe, relax, and let go, and live in this moment. That line थी, when you try to control everything, you enjoy nothing. Sometimes you just have to breathe, relax and let go. Live this moment. काफ़ी अच्छी लाइन थी एंड इट शुड बी नोटेड इन योर डायरीज। तो चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर से। तो आज जैसे कि हमने पहले डिस्कस करा कि आज है 11 अक्टूबर और आज है इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड। ठीक है, इसके बारे में कुछ डिस्कस करते हैं। वैसे बॉय चाइल्ड नहीं है, नाइंसाफ़ी है, बट चलिए ठीक है। तो गर्ल चाइल्ड, जैसे कि UNGA आपको पता होगा, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, ठीक है, इन्होंने अपने 66th रेजोल्यूशन के अकॉर्डिंग अडॉप्ट किया था इस डे को। ठीक है, वाई रिकॉग्नाइजिंग द इम्पोर्टेंस एंड एम्पावरमेंट एंड इन्वेस्टिंग इन गर्ल्स। तो इसका जो इस साल का थीम है 2022 का, वो है आवर टाइम इज नाउ, आवर राइट्स। तो लेट्स मूव ऑन टू द टॉपिक। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसमें होगा उद्धव वर्सेस एकनाथ। आपको पता होगा मुंबई में जो पॉलिटिक्स चल रही है, पॉलिटिकल क्राइसिस नहीं कहूँगा, उससे काफ़ी आगे आ चुके हैं हम। इसके अलावा ईरान प्रोटेस्ट जो हिजाब पे हो रहा है, ये आपको शायद पता होगा, कुछ फीमेल्स की जो स्टूडेंट्स हैं, टीनेजर्स हैं, उनकी डेथ भी हुई है। इसके अलावा पाकिस्तान और US के टाइज़, तो इसके ऊपर हमारे जो S. जयशंकर हैं, उन्होंने इसके ऊपर एक टिप्पणी भी करी थी, तो वो भी काफ़ी फेमस रही है। तो इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे कि इंडिया का क्या स्टांस है और इंडिया के एस्पेक्ट पे इसको डिस्कस करेंगे। बुद्धिज़्म कन्वर्जन ही काफ़ी कंट्रोवर्सी में है टॉपिक। एक आम आदमी पार्टी के मेंबर हैं, मिनिस्टर हैं, सत्येंद्र पाल गौतम, तो उनसे रिलेटेड है। हेट स्पीच, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ स्टेटमेंट दी है, वो डिस्कस करेंगे। और हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, हमारे विदेश मंत्री जयशंकर साहब ने भी एक स्टेटमेंट दी है, वो भी डिस्कस करेंगे। टेलीकम्युनिकेशन हेल्थ के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। प्राइम मिनिस्टर ने कुछ लॉन्च किया है और ऐसे ही प्राइम मिनिस्टर ने फाउंडेशन रखी है महाकाल लोक कॉरिडोर की, इसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। लेट्स मूव ऑन टू द न्यूज़पेपर। हम न्यूज़पेपर के स्टार्टिंग में देख पा रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक एडवर्टीजमेंट, श्री महाकाल लोक उज्जैन में। तो इसके ऊपर हम एंड में डिस्कस करेंगे। अभी आते हैं शिवसेना पर, उद्धव वर्सेस एकनाथ। तो जैसे कि आपको पता है, इलेक्शन कमीशन ने शिवसेना का सिंबल और नेम फ्रीज कर दिया था। तो फाइनली इलेक्शन कमीशन की तरफ से डिक्लेरेशन आया है कि उद्धव की शिवसेना का नाम होगा शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे, और एकनाथ की शिवसेना का नाम होगा बाला साहेब आंची शिवसेना। जबकि उद्धव को जो सिंबल दिया गया है वो फ्लेमिंग टॉर्च दी गई है, माने मशाल। बट एकनाथ के लिए कहा गया है कि उनको 10 AM तक ट्यूसडे को सबमिट करना है 3 सिंबल, जिसमें से एक इलेक्शन कमीशन बताएगी कि कौन सा उनको मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट मुलायम सिंह यादव जी के बारे में आया, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ये एग्ज़ाम से रिलेवेंट नहीं है, बट आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। तो हाँ, एडिटोरियल सेक्शन पे आते हैं। देखिए मुलायम सिंह जी भरे पड़े हैं यहाँ। तो हाँ, सबसे पहले हम आएंगे एंटीगोनीज ऑफ ईरान। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है और रमीन सर ने लिखा है, ये OP जिंदल के डायरेक्टर हैं। ठीक है, सो सबसे पहले हेडलाइन पाते हैं, एंटीगोनीज ऑफ ईरान। तो ईरान आया है कहीं ना कहीं हिजाब प्रोटेस्ट के ऊपर ही होगा। एंटीगोनीज जो है एंशियंट ग्रीस में एक प्ले है,
उसकी कैरेक्टर है, फीमेल कैरेक्टर है बेसिकली, जो कि चैलेंज करती है मोनार्की को, ठीक है, थियोरोक्रेसी को। किस चीज़ को? थियोरोक्रेसी। अब आप कहोगे थियोरोक्रेसी क्या है? तो बेसिकली एक ऐसी गवर्नमेंट जो एक पर्टिकुलर रिलीजन को प्रैक्टिस करती हो और उसके हिसाब से अपने कंट्री को रन करती हो, पर्टिकुलर रिलीजन की, ठीक है। तो इसमें उन्होंने यही लिखा है कि जो, हाँ, इसमें ये है 4th वीक आ चुका है, मतलब लगभग 1 महीना ईरान के जो प्रोटेस्ट हैं उनको हो चुका है। और इसमें अब जाकर इसमें गर्ल्स भी शामिल हो रही हैं, जो यंग गर्ल्स थी। और ये एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ है कि एक देश में टीनेजर्स शामिल हो रहे हैं और उन गर्ल्स को कहीं ना कहीं एंटीगोनी से कंपेयर किया जा रहा है। एंटीगोनी जो कि एक कैरेक्टर है जो कि चैलेंज करती है किसको? थियोरोक्रेसी को चैलेंज करती है एंटीगोनी। तो 2 इसमें प्रोटेस्ट करती हुई 2 जो फीमेल गर्ल्स थी उनकी डेथ भी हुई है। उनको मारा गया है ईरानियन सिक्योरिटी फोर्सेस के द्वारा, ठीक है। और इसमें, हाँ, ग्रीन मूवमेंट के बारे में डिस्कशन किया गया है। मैं थोड़ा सा ग्रीन मूवमेंट के बारे में आपको बताना चाहूँगा। तो जो ग्रीन मूवमेंट था ये था, हाँ, तो ईरानियन ग्रीन मूवमेंट। तो ईरानियन ग्रीन मूवमेंट और ग्रीन वेव ऑफ ईरान, ये बेसिकली एक 2009 में हुआ था, जब एक वेव आई थी जिसके तहत जो उस टाइम की गवर्नमेंट थी, जो एस्टेब्लिशमेंट थी, उसको हटाया गया, तख्ता पलट किया गया और एक इस्लामिक कंट्री बना ईरान एक इस्लामिक कंट्री बना और वहाँ पे अलग अलग रूल्स और रेगुलेशंस बनाए गए, ठीक है। और इसमें काफ़ी लोगों की जान भी गई थी। और इसमें रही बात ग्रीन कलर की, तो ग्रीन कलर जो है सिंबल की तरह, और जो ओपोजिशन का कैंपेन था उसके सिंबल की तरह यूज़ किया गया। बाद में वो ग्रीन कलर वो एक स्पिरिचुअल बन गया कि जो फ्रॉड इलेक्शंस हुए तब के, उसके खिलाफ एक सिंबल ऑफ यूनिटी बन गया। तो इसमें इतना ही था थियोरोक्रेसी के बारे में। जैसे मैंने बताया, थियोरोक्रेसी की आपको डेफिनेशन दिखाता हूँ। तो थियोरोक्रेसी इज़ अ सोसाइटी विच इज़ रूल्ड बाय द प्रीस्ट हु रिप्रेजेंट अ गॉड। धर्मतंत्र इसको कहते हैं, ठीक है। तो इसमें ईरानियन रिजीम के बारे में बताया है कि क्या। अब मैं बताता हूँ आपको ईरान में एक्चुअली है क्या। वहाँ पे एक पर्टिकुलर टाइप की पुलिस फोर्स बनाई गई है जो कि ये देखती है कि जो रूल्स हैं, जो एक्चुअली प्रॉपर तरीके से रहने के जो कानून में उनके लिखा है, जैसे कि फ़ीमेल्स को हिजाब पहनना है, पर्टिकुलर ड्रेस पहननी है, या ज़्यादा मेल हो या फीमेल हो, ज़्यादा उन्हें कम्यूट नहीं करना आसपास के लोगों से, है ना। जो इस बारे में जो चीज़ें हैं, आप पढ़िएगा इन चीज़ों को, तो उनके बारे में बताया है। तो जो वहाँ पे पर्टिकुलरली एक टास्क फोर्स है जो कि वैन्स में घूमता है और यही देखता रहता है घूम घूम कर कि सही से लोग ड्रेस कोड फॉलो कर रहे हैं नहीं, वो कोई डिस्टर्ब्ड एक्टिविटी परफॉर्म तो नहीं कर रहे हैं। डिस्टर्ब एक्टिविटी जो उनके कानून के हिसाब से है, जो एक्चुअली डिस्टर्ब्ड नहीं होती, ठीक है। अब ये जो ग्रीन मूवमेंट आया था, ये जो ग्रीन मूवमेंट के बारे में हमने बात करी है, ये 43 ईयर्स पहले आया था। तो इसमें, हाँ, एक ये भी, इसके साथ साथ एक अब वीडियो वायरल हो रही है और ट्विटर पे भी ट्रेंड कर रहा है, हैप्पी वी आर फ्रॉम तेहरान। ये 2014 की है, 2014 एक वीडियो आई थी, कुछ टीनेजर्स ने मिलकर एक वीडियो बनाई थी, दैट वी आर हैप्पी इन तेहरान। उसके ऊपर उनको कहा गया कि उन्होंने एक्चुअली रूल्स का वायलेशन किया है, इसलिए उनको जेल भी हुई। मैं आपको वीडियो दिखाना चाहूँगा। This is the video which has gone viral since it first uploaded a month ago. It appears to show a group of young Iranians dancing on the rooftops of Tehran to Pharrell Williams' tune. तो जैसे कि आप इस वीडियो में देख रहे हो, यहाँ पे जो फीमेल्स हैं उन्होंने हिजाब नहीं पहन रखा, इस वजह से उनको जेल हुई। और इसमें ये भी बात आई बार बार कि इट्स
ये स्टेटमेंट आप पढ़िएगा, इट्स बियॉन्ड सेड दैट दीज किड्स वर अरेस्टेड फॉर ट्राइंग टू स्प्रेड हैप्पीनेस। ठीक है, वो खुशियाँ बांट रहे थे और उनको जेल हुई उल्टा। ठीक है, तो इसमें इतना ही था। और इसके अलावा एक, हाँ, हम GS2 के पर्सपेक्टिव से इंटरनेशनल रिलेशंस के पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे पाकिस्तान US के टाइज़ के बारे में। बाजवा, आपको पता होगा जनरल बाजवा हैं, दिस गाय जनरल बाजवा। सो ये पाकिस्तान के आर्मी चीफ हैं। ठीक है, तो ये ऐसे क्या स्टेप्स चल रहे हैं जो US यूनाइटेड स्टेट्स माने वॉशिंगटन और पाकिस्तान के बीच के जो रिलेशंस हैं उनको और मजबूत कर रहे हैं। तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और हाँ, अगर आप ये देखें सब टाइटल, तो इसमें लिखा है कि आर्मी चीफ कीन टू रिवाइव विद वॉशिंगटन टाइज विद वॉशिंगटन विच वांट्स टू रेस्ट पाकिस्तान अवे फ्रॉम बीजिंग एम्बेरेस। सो बेसिकली इसमें यही कहा है कि पाकिस्तान वॉशिंगटन के साथ टाइज अच्छे कर रहा है और वॉशिंगटन चाहता है कि पाकिस्तान के जो टाइज हैं किसके साथ, बीजिंग माने चाइना के साथ, वो थोड़े कमज़ोर हो जाएं। तो एक तो ये पॉइंट, और दूसरा पॉइंट आता है बट दिस नीड नॉट वरी इंडिया। तो इंडिया पे इसके क्या इम्प्लीकेशंस हैं और इंडिया को वरी नहीं होना चाहिए, बट क्यों, इसके बारे में हम डिस्कस कर रहे होंगे एडिटोरियल में। तो मैं दिखाता हूँ एडिटोरियल क्या क्या कहता है, क्या क्या नहीं है। तो कुछ दिनों से ये जो जनरल बाजवा है सुर्खियों में है। हालांकि ये 1-2 महीने में रिटायर करने वाले हैं अकॉर्डिंग टू हिम, बट अभी ये सुर्खियों में है। ठीक है, इसके 3 कारण हो सकते हैं, 3 फैक्टर्स हैं इसके, जिसकी वजह से वो इस टाइम इतने सुर्खियों में जा रहे हैं। तो पहला तो बाजवा फैक्टर है भाई, देखो। ठीक है, बाजवा फैक्टर, ये जो बाजवा है ना, देखो US के आर्मी से इनका ताल्लुक है। US की आर्मी दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मी कही जाती है। ठीक है, 5th मोस्ट पॉपुलर स्टेट है पाकिस्तान, और रियल एस्टेट में पाकिस्तान का बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है, और वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आर्मी में इसकी गिनती भी होती है, और ये एक न्यूक्लियर स्टेट है पाकिस्तान। तो कहीं ना कहीं बाजवा हैज़ द पावर। तो बाजवा इज़ द फैक्टर कि US और पाकिस्तान के टाइज मजबूत हो रहे हैं, पाकिस्तान है ना, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो आर्मी चीफ है ना, ये देखते हैं इसकी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स एज वेल एज इंटरनेशनल रिलेशन, मतलब एक्सटर्नल पॉलिटिक्स और इंटरनल पॉलिटिक्स में कहीं ना कहीं इनका बहुत बड़ा कंट्रोल रहता है, इनका, मानो या ना मानो। ठीक है, और हाँ देखो, ये इंटरनेशनल टेररिज्म की बात आई है तो मुझे एक चीज़ याद आई कि डॉक्टर S जयशंकर ने एक IT कंपेयर किया था, IT वर्सेस IT, जिसमें IT एक था इंडिया का और एक IT था पाकिस्तान का। यहाँ इंडिया के IT की बात हो रही थी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, और पाकिस्तान के IT थे वो था इंटरनेशनल टेररिज्म। तो इस पर जयशंकर साहब ने भी कहा था कि दोनों ही बड़ी तरक्की कर रहे हैं। काफ़ी अच्छा सटायर था ये। तो हाँ, अब इस पर हम बात करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट तो यही था बाजवा फैक्टर, कि बाजवा के पास ना काफ़ी अच्छी पावर है, और पाकिस्तानी वाली बात कहता भी है कि हमको आप इग्नोर नहीं कर सकते, हमसे आप नफरत कर सकते हो, हमसे आप प्यार कर सकते हो, बट आप हमें इग्नोर नहीं कर सकते। तो ये कहीं ना कहीं ये बात सही भी है, वो सही क्लेम करता है पाकिस्तान कि एक तो उनकी पोजीशन, जो उनकी जियोलॉजिकल पोजीशन है, जो उनके पास रिसोर्सेज हैं, वो पाकिस्तान को इग्नोर नहीं किया जा सकता। और दूसरी चीज़, पाकिस्तान की आर्मी है इतनी, वो अब काफ़ी, उनकी आर्मी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, वो सो कॉल्ड एस्टेब्लिशमेंट, उनको एस्टेब्लिशमेंट कहा जाता है, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान की आर्मी एक फैक्टर है US और इंडिया के, US और पाकिस्तान के टाइज मजबूत करने का। ठीक है, हाँ, इसके अलावा पाकिस्तान आर्मी ने काबुल में हेल्प भी करी थी अभी रिसेंटली। अलकायदा के एक ग्रुप में, एक अलकायदा का हुआ था कुछ, तो उसमें उन्होंने ड्रोन अटैक किया था यूनाइटेड स्टेट्स ने, तो उसमें पाकिस्तान ने उनकी हेल्प करी थी टेररिज्म को रोकने में। और ये था फर्स्ट पॉइंट, ये फर्स्ट पॉइंट था कि 3 फैक्टर्स माइट एक्सप्लेन द रिन्यूड
अमेरिकन एंगेजमेंट विद पाकिस्तान, ये एक फैक्टर था। दूसरे की बात करते हैं। दूसरा फैक्टर है यूएस वर्सेस चाइना। तो देखो, जैसे कि हम इंडिया क्लेम करता है और एक्चुअल में सच है भी, और कि ये बताता है इंडिया कि इंडिया एक बहुत ही यूनिक किस्म के डिप्लोमेसी को प्रैक्टिस कर रहा है, कि इंडिया जो है वो कहीं ना कहीं रशिया का टाई भी है और वो ही यूनाइटेड स्टेट्स का टाई है। ये काफ़ी रेयरली नहीं, इंडिया इकलौता देश है इस टाइम पर जो दोनों की ही बढ़िया एलाई है, दोनों का ही बढ़िया एलाई है। वहीं पाकिस्तान का भी ऐसा ही है, जो कि चाइना और एज वेल एज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इन दोनों के साथ ही अच्छे टाइज शेयर करता है। हालांकि पाकिस्तान अकेला नहीं है, और भी हैं, बट ये एक यूनिक केस है कि ये भी दोनों तरफ से जो डिप्लोमेसी है उसको एंजॉय करते हैं। तो सेकंड फैक्टर यही है। फर्स्ट फैक्टर था बाजवा फैक्टर, आर्मी फैक्टर, ठीक है, उनकी आर्मी की पावर, उनकी आर्मी फैक्टर। दूसरा जो है वो है यूएस वर्सेस चाइना। तो कहीं ना कहीं दोनों देशों को यही लगा रहता है कि पाकिस्तान हमारी तरफ रहे। अब जैसे पाकिस्तान प्रो चाइना है, ठीक है, चाइना के साथ उनके वो था BRI थे उनके, है ना, ये सब था, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव्स वगैरह थे, इसके अलावा लोन वगैरह लेना उनके साथ, ठीक है। वो तो पाकिस्तान चाइना के साथ बहुत ज़्यादा इंगेज है। ये चीज़ यूएस को थोड़ी खटकती है, तो इसलिए यूएस भी अपने टाइज सही कर रहा है पाकिस्तान के साथ, उसको थोड़ा सा चाइना से दूर ले जाने के लिए, उसको थोड़ा अब एंटी चाइना तो नहीं कहेंगे, बट जो को प्रो चाइना है उस कैटेगरी से निकालने के लिए। तो सेकंड फैक्टर इसका यही है पूरा, और इसको, इस सिचुएशन को इंडिया की सिचुएशन से कंपेयर किया गया है, जो रशिया की और यूएस के साथ की इंडिया की सिचुएशन है, ये दो सिचुएशन, ठीक है। जो तीसरा फैक्टर है वो है इमरान खान फैक्टर। हाँ, जो एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान थे, तो वो कहीं ना कहीं एक फैक्टर है, जो वो एक बहुत ज़्यादा एग्रेसिव थे, वो एंटी अमेरिका थे। इमरान खान काफ़ी एंटी अमेरिका थे और प्रो चाइना थे। तो कहीं ना कहीं ये भी एक फैक्टर रहा कि वो जिन्होंने, जो प्रीवियस क्या नाम है, प्राइम मिनिस्टर थे, उनका तख्ता पलट हो गया है। तो जो राइट नाउ जो गवर्नमेंट है, जो इस टाइम पर गवर्नमेंट है पाकिस्तान में, वो थोड़ी प्रो यूएस है। कहीं ना कहीं यूएस को ये चीज़ दिखती है, और इसीलिए यूएस थोड़ा सा पाकिस्तान की तरफ मूव हो रहा है। तो ये तीसरा फैक्टर है, ये एक तीसरा फैक्टर है ये यूएस और पाक के रिलेशंस का, ठीक है। सो ये तो थी बात इस पॉइंट की, ये बात थी पाकिस्तान के और उसके पॉइंट की, पाक और यूएस के रिलेशन की। अब एक पॉइंट ये भी आता है कि इंडिया, वाई इंडिया नॉट नीड टू वरिड, ये अब हम डिस्कस कर रहे होंगे। तो देखो, वाई इंडिया शुड नॉट बी वरिड, इसके मैं आपको कहूँगा, जो इस एडिटोरियल में दिए हैं वो 4 पॉइंट्स दिए हैं, मोटे मोटे 4 पॉइंट्स। मैं आपको शॉर्ट में समझाऊंगा, ठीक है, और समझाऊंगा डीपली ही। तो जैसे मैं कहूँगा कि इंडिया को वरी करने की ज़रूरत क्यों नहीं है, क्योंकि देखो यूएस वही कर रहा है जो इंडिया कर रहा है। अगर यूएस अपने टाइज अच्छे कर रहा है पाकिस्तान के साथ, अब रिसेंटली इसके ऊपर डॉक्टर एस जयशंकर ने भी एक स्टेटमेंट दी थी, जब यूनाइटेड स्टेट्स ने एक पैकेज अनाउंस किया था पाकिस्तान के लिए, F-16 का पैकेज। तो उसमें उन्होंने कहा था दैट यू आर नॉट फूलिंग अस, कि भाई आपने कहा ये टेररिज्म के लिए काम आएगा, ये टेररिज्म के लिए कोई काम नहीं आना, ये तो इंडिया के खिलाफ काम आएगा। तो ये वाली बात थोड़ी फेमस रही थी। तो तब भी यूएस ने यही कहा कि इंडिया शुड नॉट बी वरिड। तो अब यूएस और इंडिया ये सेम काम कैसे कर रहे हैं? जैसे यूएस एक वेस्ट कंट्री होकर वो एक साउथ एशियन कंट्री, माने पाकिस्तान, वो एक इस कंट्री, एशियन कंट्री के साथ अपने टाइज मजबूत कर रहा है, ऐसे ही इंडिया भी वेस्ट कंट्रीज़ के साथ अपने टाइज अच्छे कर रहा है। यही सिर्फ एक फैक्टर है कहीं ना कहीं जो कि हमें देखना चाहिए कि इट शुड नॉट बी वरिड। टाइज अच्छे करना मतलब ये नहीं होता कि हमसे टाइज बेकार करना, ठीक है। और दूसरा फैक्टर ये भी है जो मैंने अभी डिस्कस किया कि पाकिस्तान को आप नफ़रत कर सकते हो, पाकिस्तान से आप प्यार कर सकते हो, बट पाकिस्तान को इग्नोर नहीं कर सकते। ये फैक्टर भी है कि हमें इतना वरी नहीं होना चाहिए कि भाई पाकिस्तान प्रो पाकिस्तान क्यों हो रहे हैं। कोई प्रो पाकिस्तान नहीं हो रहा, जस्ट ये पाकिस्तान को जस्ट इग्नोर नहीं कर सकते,
ठीक है। और दूसरा तीसरा फैक्टर जो मैं कहूँगा वो है इंडियन इकनॉमी। तो इंडिया की जो इकनॉमी है वो इस टाइम बहुत ज़्यादा हो चुकी है, वो अराउंड 10 टाइम्स, मैं आपको बता दूं 10 टाइम्स ज़्यादा है पाकिस्तान की इकनॉमी से। मतलब 10 पाकिस्तान लगेंगे तब इंडिया की इकनॉमी बनेगी। तो इंडिया की इकनॉमी बहुत बड़ी है, तो कोई भी कंट्री चाहकर भी ऐसा कोई स्टेप नहीं ले सकती इन फ्यूचर जो इंडिया को निराश करे। ठीक है। तो इसलिए इंडिया को ये देखना चाहिए कहीं ना कहीं पाकिस्तान के और यूएस के कितने भी अच्छे रिलेशन हो जाएं, बट यूएस के और इंडिया के ये जो इंडो यूएस रिलेशंस है वो कहीं ना कहीं ज़्यादा ही रहेंगे इकोनॉमी की वजह से, क्योंकि जियो पॉलिटिक्स से पहले जियो इकोनॉमिक्स आता है। ठीक है। अच्छा, अब फोर्थ और लास्ट पॉइंट, पॉलिटिकल क्राइसिस। तो देखो कभी ना कभी तो इमरान खान भी पावर में आएंगे, कहीं ना कहीं वो एंटी यूएस है, तो ये इंस्टेबिलिटी पाकिस्तान और यूएस के बीच में रहेगी, इसके रिलेशन में इंस्टेबिलिटी रहेगी। तो पॉलिटिकल क्राइसिस की वजह से जो पॉलिटिकल सिनेरियो है पाकिस्तान में, उसकी वजह से कहीं ना कहीं इतना वरी होने वाली कोई बात नहीं है, मैं ये मानता हूँ। ठीक है। तो ये एडिटोरियल अच्छा था, आप ज़रूर पढ़ना, मैंने आपको समझा दिया, वैसे तो और कुछ इसमें है नहीं। ठीक है। इसमें 2 मुद्दे दिए हैं। पहला जो ये मुद्दा है उसके मैंने आपको जो है 3 फैक्टर्स बताए हैं कि यूएस और पाकिस्तान के टाइज क्यों अच्छे हो रहे हैं, बाजवा फैक्टर और यूएस वर्सेस चाइना फैक्टर और इमरान खान फैक्टर। ठीक है। और जो दूसरा है इंडिया क्यों वरी नहीं होना चाहिए, तो वो इसलिए कि इंडिया भी वही कर रहा है जो यूएस कर रहा है। ठीक है। वो अपने रिलेशन सिर्फ अच्छे कर रहा है, वो इसका मतलब ये नहीं है कि वो उसका दुश्मन है उसके साथ बेकार कर रहा है, नहीं। और दूसरा फैक्टर ये बताया है कि हम पाकिस्तान को इग्नोर नहीं कर सकते। तीसरा बताया कि इंडिया की इकनॉमी बहुत बड़ी है, तो जियो इकनॉमिक्स जियो पॉलिटिक्स से कहीं ना कहीं पहले आती है। और जो चौथी बात मैंने बताई वो पाकिस्तान की पॉलिटिकल क्राइसिस बिटवीन इमरान खान एंड द करंट पीएम शहबाज शरीफ। ठीक है। अब आएंगे हम दूसरा एडिटोरियल पर। ठीक है। देयर आइकन ऑफ इनकन्वीनियंस। तो जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, आम आदमी पार्टी के जो मिनिस्टर थे राजेंद्र पाल गौतम, ठीक है, उनको लेकर कंट्रोवर्सी खड़ी हुई। तो इसके ऊपर एक थोड़ा सा ये दे रखा है, तो डिस्कस करते हैं इसको, क्या है ये। हाँ, बाबा साहेब कैसे आए सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ हुआ क्या है। पहले तो आपको ब्रीफली बताता हूँ कि आम आदमी पार्टी के एक मिनिस्टर हैं राजेंद्र पाल गौतम। तो बेसिकली ये एक SC/ST कम्युनिटी से हैं। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने बुद्धिज़्म में कन्वर्ट हो गए, तो राजेंद्र पाल से ये राजेंद्र पाल गौतम हो गए। अब ऐसा क्यों, क्या ये अकेले हैं ऐसा करने वाले? नहीं, ऐसे कई सारे लोग हैं करने वाले। ये इट्स लाइक एक वेव, ये ट्रेंड है कि जो SC/ST के और कुछ OBC के भी, मैं कहूँगा नॉट ऑल फ्रॉम द SC/ST, कुछ OBC के भी हैं जो ये कर रहे हैं, ये चीज़ करते हैं। क्या करते हैं, वो हिंदुइज़्म से बुद्धिज़्म में शिफ्ट हो जाते हैं। अब इसमें होता क्या है, वो एक 22 ओथ्स लेते हैं, 22 ओथ्स लेते हैं, जिसमें वो एक तो डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ जाते हैं कि हम जिस रिलीजन में आए हैं वो सबको एक समान देखती है और यहाँ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। और जो बाकी चीज़ें वो देखते हैं, वो कहीं ना कहीं यही इसमें ओथ लेते हैं कि वो हिंदू देवी देवताओं की, जो हिंदू डेटीज़ हैं, उनकी पूजा नहीं करेंगे और वो हिंदुइज़्म प्रैक्टिस नहीं करेंगे। तो इसको जो काफ़ी जो प्रो हिंदू हैं और जो हिंदुइज़्म की, हिंदुत्व की जो से रिलेटेड लोग हैं, वो थोड़ा इसको थोड़ा बुराई करते हैं इसकी, कहते हैं कि ये एंटी हिंदू प्रैक्टिस है ऐसी ओथ लेना। आपको बुद्धिज़्म फॉलो करना आप करो, बट ये ओथ लेना एक एंटी हिंदुइज़्म प्रैक्टिस है। बट ये सब शुरू कैसे हुई, ये सब शुरू हुई थी 1935 में, जब 1956 में, 1956 में शुरू हुई थी, जब BR अम्बेडकर, बाबा साहेब अम्बेडकर ने, भीमराव अम्बेडकर जी ने क्या करा था, वो हिंदुइज़्म की तरफ कन्वर्ट कर गए थे। और उनके साथ लगभग 50+ लाख, 50 लाख से ऊपर लोग, 500,000 से लोग नागपुर में हुआ था ये, और 50 लाख से ऊपर लोग उनके साथ कन्वर्ट कर गए थे फ्रॉम हिंदुइज़्म टू बुद्धिज़्म।
ठीक है। और अब 2 दशक बाद, लगभग 20 साल बाद, ये चीज़ें फिर से इन चीज़ों में सुर्खियों में आई। इन जो अनटचेबल्स हैं बेसिकली वो ये करते हैं इन चीज़ों को प्रैक्टिस। अब देखो कहना क्या है इन चीज़ों का। अब इनमें कहना ये है सबसे पहले कि द रिलीजियस फ्रीडम इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट इफ़ पीपल डिजर्टिंग हिंदुज़म, जो हिंदुज़म को फॉलो करते हैं, सीम्स हर्ट देयर सेंटिमेंट्स हर्ट, हिंदूज सेंटिमेंट्स हर्ट, what about the sentiments of communities who were exploited in Hinduism? So उन लोगों को क्या, simply because by birth they did not set to be upper class, क्योंकि उनका बर्थ एक पर्टिकुलर क्लास में हुआ है तो वो अपर क्लास नहीं कहला सकते, वो एक लोअर क्लास है, उनका एक्सप्लॉयटेशन हुआ है, स्टैटिस्टिक्स कहती हैं हुआ है। तो जस्ट बिकॉज ऑफ दिस हम ये नहीं कह सकते कि भाई तुम हिंदुज़म उसमें बुद्धिज़्म में कन्वर्ट नहीं करोगे। अगर हिंदूज़ का इतना उनके सेंटिमेंट हर्ट हो रहे हैं तो सोचो लोअर क्लास लोगों के कितने होते होंगे। ठीक है, तो इसमें यही सब बात हुई है। और हाँ, जो राजेंद्र पाल गौतम हैं उनके साथ क्या हुआ है, एक्चुअली वो खुद भी कन्वर्टेड हैं। तो वो एक ऐसे ही ईव पे गए थे, एक इवेंट पे गए थे जहाँ पर कई सारे लोगों ने, थाउजेंड्स ऑफ पीपल्स ने वहाँ पर कन्वर्जन की है 22 ओथ्स के साथ। तो जो इसमें कहीं ना कहीं एक पॉलिटिक्स आ गई है। तो जो बीजेपी के जो मेंबर्स थे, जो बीजेपी थी बेसिकली, और जो आरएसएस थी, बीजेपी थी, है ना, जो हिंदू महासभा है, इन लोगों ने उनका रेजिग्नेशन मांगा। कहा कि आपने हिंदू एक्टिविटी परफॉर्म करी है, गिव योर रेजिग्नेशन। तो राजेंद्र पाल ने अपना रेजिग्नेशन दिया है, राजेंद्र पाल गौतम जी ने अपना रेजिग्नेशन भी दे दिया है। दिस इज़ द डेवलपमेंट न्यूज़। ठीक है, बस इस न्यूज़ में इतना ही है। चलेंगे अगली न्यूज़ की तरफ। तो हाँ देखिए, डॉक्टर एस जयशंकर हर बार की तरह फिर से, तो उन्होंने ये कहा है वेस्ट डिड नॉट सप्लाई वेपन्स टू इंडिया फॉर डिकेड्स। कब कहा, किससे कहा, क्यों कहा, शॉर्ट में पहले बताता हूँ फिर डिस्कस करेंगे। तो देखो, डॉक्टर एस जयशंकर हमारे विदेश मंत्री हैं, ठीक है, मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। ठीक है, इन्होंने मंडे को इनके सामने एक सवाल उठाया गया। किसने उठाया, क्यों उठाया? तो बेसिकली इनकी एक मीट हुई थी ऑस्ट्रेलिया के साथ। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के साथ। तो वहाँ पर मीडिया ने इनसे एक सवाल उठाया जिसका इन्होंने साफ साफ जवाब दिया है सीधा। इनसे कहा कि जो इंडिया जो रिलाय करता है किस पर, रशिया पर, किसके लिए, वेपन इंपोर्ट्स के लिए। जो वेपन सप्लाई है इंडिया की, कहाँ से, रशिया से। तो वो अपनी रिलाय कब कम करेगा रशिया से, कब वो शिफ्ट होएगा वहाँ से। एक तो ये सवाल उठाया गया। ठीक है, तो इसके ऊपर विदेश मंत्री जो है हमारे, इन्होंने जवाब दिया कि वेस्ट डिड नॉट सप्लाई वेपन्स टू इंडिया फॉर डेकेड्स, कि वेस्ट जो है कई सालों से हमें सप्लाई नहीं कर रहा है। वो इंडिया को अपना अलाय कहता है, बट उसको वेपन सप्लाई नहीं करता है। तो कहीं ना कहीं वो बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश करता है, कि भाई इंडिया के साथ टाई भी मजबूत हो जाए और इंडिया हमसे मजबूत ना हो, हमसे ज़्यादा ताकतवर ना हो, कमज़ोर ही रहे। तो इस चीज़ को देखते हुए दे हैव फुल राइट, मीन्स इंडिया हैज़ फुल राइट टू परचेज वेपन्स फ्रॉम वेयर इंडिया वांट्स। अगर आप नहीं करोगे तो कोई ना कोई तो करेगा। और वैसे भी जिस तरीके से हम कॉन्फ्लिक्ट्स देख रहे हैं, इजराइल पैलेस्टीन के बीच में हो, या अफ़गानिस्तान में जो हुआ हो, या फिर बात करें रशिया और यूक्रेन के बीच की। ठीक है, तो इन सब कुछ चीज़ों को देखते हुए आपको खुद को पता है कि आज के टाइम में वेपन्स की क्या इम्पोर्टेंस है जियोपॉलिटिक्स में। तो इन्होंने ये बात साफ कही है ऑस्ट्रेलिया के एनवॉय के सामने। जीएस ऑस्ट्रेलिया के एनवॉय वहीं बैठे थे उनके सामने। तो ऑस्ट्रेलिया के एनवॉय ने एक बात इनसे कही कि भाई हम क्वाड मेंबर्स भी हैं। क्वाड क्या है? क्वाड 4 देशों का मिलकर बना हुआ समूह है, यूएस, इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया।
अच्छा, इसलिए शिंजो आबे को भी क्वाड के नाम से काफ़ी जाना जाता है, क्योंकि शिंजो आबे ही थे वो जिन्होंने क्वाड को रिवाइव किया, वरना क्वाड तो लगभग टूट ही गया था, कुछ उसमें हो ही नहीं रहा था, इनएक्टिव हो गया था। तो शिंजो आबे ने उसको रिवाइव किया फिर से। तो ऑस्ट्रेलिया के जो एनवॉय हैं उन्होंने कहा कि एक तो हम क्वाड मेंबर्स हैं और उल्टा हम इंडो पैसिफिक रीजन, क्या चीज़, इंडो पैसिफिक रीजन को हम शेयर करते हैं, तो हम एक अच्छे अलाय हैं, ये बात इग्नोर नहीं करी जा सकती। तो उसमें एस जयशंकर ने कहा है कि हाँ, इस बात को कोई इग्नोर नहीं करेगा, वी आर ऑल आर लिबरल डेमोक्रेसीज, ठीक है। उन्होंने इस बारे में कहा है, पर इंटरनेशनल ऑर्डर जो है उसके अकॉर्डिंग उनको अपनी सिक्योरिटी को देखते हुए इस चीज़ को फॉलो करना चाहिए और इंडिया को समझना चाहिए कि हम रशिया से ही खरीदेंगे क्योंकि वो हम प्रोवाइड कराता है, ठीक है। इसके अलावा एक हेट स्पीच के बारे में और लिखा है, तो पेटिशनर में भी राइट। अब देखो क्या, कुछ टाइम पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक स्टेटमेंट दी थी जिसमें उन्होंने कहा था कि यस, गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है, जो मीडिया हैं, जो मीडिया हाउसेस जिस टाइप से टीआरपी के लिए, टेलीविज़न रेटिंग पॉइंट, टीआरपी के लिए मीडिया हाउसेस, जो हमारी मीडिया है, वो किस तरीके से हेट फैला रही है और रिलीजन के ऊपर हिंदू मुस्लिम इनके ऊपर वो रिपोर्टिंग कर रही है और बहुत ज़्यादा हेट स्पीच हो रही है और गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है, ये काफ़ी डिसअपॉइंटिंग है। ये भी आई थी एक बात सुप्रीम कोर्ट, और इस सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अब दोबारा आया कि हेट स्पीच सेलिंग नेशंस एटमॉस्फेयर, सेलिंग मतलब कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय कर रहा है, गंदगी फैला रहा है। तो जो नेशन का एटमॉस्फेयर है, जो नेशन का मैं कह सकता हूँ जो इस टाइम पर माहौल है, उसको ख़राब कर रही हैं हेट स्पीचेस। और इसमें सीधा सुप्रीम कोर्ट ने सीधा बीजेपी को टारगेट किया है, भारतीय जनता पार्टी, कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी माइनॉरिटी ग्रुप को, माइनॉरिटी कौन सी ग्रुप है हमारी, माइनॉरिटी कौन है इस टाइम पर, मुस्लिम्स को कहा गया है, मुस्लिम कम्युनिटी को, कि कैसे बीजेपी जस्ट बिकॉज उनको अपना वोट बैंक बढ़ाना है और 2024 तक इंडिया को एक हिंदू राष्ट्र बनाना है, हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती है वो 2024 तक, क्योंकि 2024 में इलेक्शंस हैं, वहाँ पे अपने पॉलिटिकल फ़ायदे के लिए वो इस टाइम पर हेट स्पीचेस बहुत ज़्यादा फैला रही है और इंडिया को एक हिंदू राष्ट्र बना रही है, कोशिश कर रही है बनाने की, ठीक है। गवर्नमेंट इनएक्शन, हाँ, तो देखो इशू ऑफ गवर्नमेंट इनएक्शन आया था हेट स्पीचेस में पहले। अब जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, सीजेआई, जो हमारे सीजेआई हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यूयू ललित, तो उन्होंने इसके ऊपर कुछ बातें कही हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले जिसने हेट स्पीच के ऊपर जो पिटिशनर है, जिसने केस किया है, पिटिशन डाला है, उनका नाम है हरप्रीत मनसुखानी, ठीक है। उन्होंने, हरप्रीत मनसुखानी ने दो बातें कही हैं, दो बातें जो इसमें एक्चुअली जो इसमें डिस्कस हैं, वो दो बातें मैं आपको बताता हूँ शॉर्ट में। पहला तो उन्होंने कहा है कि जो हेट स्पीच वगैरह को रोकने का टाइम है, वो हम वैसे तो काफ़ी लेट हो गए हैं, क्योंकि एक बार जो बात बोल दी जाती है वो वापस नहीं आती, वो लोगों के कान तक चली जाती है, तो हम काफ़ी लेट हो गए हैं इन सबको रोकने में। बट अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, जुडिशरी को कुछ अच्छे स्टेप्स लेने चाहिए हेट स्पीच को रोकने के लिए। और दूसरी बात, उन्होंने कश्मीर फाइल्स को टारगेट किया है कि किस तरीके से कश्मीर फाइल्स का प्रमोशन किया गया बीजेपी के द्वारा, और कहीं ना कहीं ये भी उन पर आरोप लगाए हैं कि उन्होंने ही, बीजेपी ने ही फंड करी है कश्मीर फाइल्स को। कहीं ना कहीं जो उसमें दिखाया है धारा 370 के ऊपर, जो ज़्यादा उसकी डिमांड थी नहीं, बट उसको कैसे अनुपम खेर ने पोस्टर पकड़ा है, वो सब करके दिखाया है धारा 370 को, ठीक है। इस बारे में डिस्कस किया है, हाँ। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने ये भी कहा है कि वी हैव टू सी हु इज़ इन्वॉल्व्ड, हमें ये देखना होगा हु इन्वॉल्व्ड। अब ऐसा उन्होंने क्यों कहा, क्योंकि इससे पहले उन्होंने कहा था कि इसमें बीजेपी इन्वॉल्व्ड है, वो ये गलत काम कर रही है अपने आप को 2024 के एंड तक हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, टू विन द मेजॉरिटी ऑफ हिंदू वोट्स, टू ग्रैब पावर एट ऑल पोस्ट, टू कमिट जेनोसाइड, यहाँ तक कहा है हमारी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने, टू कमिट जेनोसाइड एंड मेक इंडिया हिंदू राष्ट्र बिफोर 2024 इलेक्शंस।
तो बाद में हाँ, जो बाद में रविंद्र भट्ट हैं, उन्होंने भी कहा कि आप लैक ऑफ प्रूफ्स हैं इन चीज़ों के, और आप इस तरीके से कोई भी इस तरीके से एकदम डिक्लेयर नहीं कर सकता कि कौन लोग इसके पीछे इन्वॉल्व हैं, कौन लोग नहीं हैं। तो उस पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा है वी हैव टू सी हु इज़ इन्वॉल्व एंड हु इज़ नॉट, ठीक है। और वही बात जो मैंने अभी आपको बताई कि जो पेटिशनर हैं हरप्रीत मनसुखानी, उन्होंने कहा है एवरी टाइम हेट स्पीच इज गिवन इट्स लाइक एन एरो विच नेवर रिटर्न्स। तो ये काफ़ी गंभीर टॉपिक था, आप इसको पूरा पढ़िएगा, आपको और ज़्यादा अच्छे, वैसे तो मैंने पूरा पढ़ा दिया है, इसमें और कुछ है नहीं पढ़ने लायक, ठीक है। इसके अलावा एक मैं ये बताऊंगा पीएम टू लॉन्च महाकाल लोक कॉरिडोर, इसके हम ऊपर ही इसमें डिस्कस करेंगे, इसमें नीचे कुछ नहीं है। एक चीज़ यहाँ पर रह गई है, गवर्नमेंट लॉन्चेस टेली मेंटल हेल्थ सर्विसेज, ठीक है। तो बेसिकली गवर्नमेंट ने एक लॉन्च किया है, बेसिकली ये करा किसने है, ये करा है हमारे यूनियन हेल्थ मिनिस्टर ने। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि हमारे हेल्थ मिनिस्टर कौन है, क्या नाम है उनका, और कोविड के टाइम पर कौन थे। अभी रिशफल हुआ था कैबिनेट, तो चेंज हुए हैं, पहले कौन थे और अब कौन है। तो अभी बात करते हैं गवर्नमेंट लॉन्चेस टेली मेंटल हेल्थ सर्विस, जिसका नाम है टेली मानस, मीन्स टेली मेंटल हेल्थ असिस्टेंस एंड नेटवर्क अक्रॉस स्टेट्स। तो एक इनिशिएटिव है जो मेंटल हेल्थ डे पर लिया गया। मेंटल हेल्थ डे कल थी 10 अक्टूबर, तो 10 अक्टूबर को ये स्टेप लिया गया गवर्नमेंट के द्वारा। कुछ हेल्पलाइन नंबर्स वगैरह हैं वो आप देख सकते हो, ठीक है, उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया है। तो बेसिकली ये था। अब हम बात करेंगे महाकाल कॉरिडोर के बारे में, ठीक है। श्री महाकाल कॉरिडोर उज्जैन, देखो इसके कुछ मैं पहले आपको इसके बारे में बता देता हूँ। तो ये क्या है, ये जो लॉर्ड शिवा के बारे में है, ठीक है। कुछ स्टोरीज़ हैं, मिथोलॉजिकल थीम्स हैं, तो कुछ चीज़ें हैं जैसे शिव विवाह के टाइम पर, और जो त्रिपुरासुर का वध था उसके टाइम पर, शिव पुराण, शिव तांडव स्वरूप, इन सब चीज़ों के टाइम पर कहा जाता है कहीं ना कहीं यही प्लेस थी, और इसी के पिलग्रिमेज को दोबारा रिवाइव किया गया है। और यहाँ पर इन्हीं सारी चीज़ों को जो हिंदू सेंटिमेंट्स हैं उनको वहाँ पर रखा गया है, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा बता देता हूँ मैं। वेल इक्विप्ड सिक्योरिटी काफ़ी अच्छी है, ई रिक्शा यहाँ पर होंगी, 128 शॉप्स यहाँ पे होंगी, पार्किंग के लिए 400 कार एक टाइम पर पार्क हो सकेंगी, और इलेक्ट्रिक चार्जिंग फैसिलिटी भी मिलेगी। एक टाइम पे 6000 पीपल यहाँ गैदर हो सकते हैं, और सीवियर फ्री है। तो काफ़ी अच्छा एक इन्होंने क्रिएट करके दिया है गवर्नमेंट ने, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही बहुत है, और कमेंट में बताइएगा आपको आज का लेक्चर कैसा लगा। और अब हम डेली मॉर्निंग में इंडियन एक्सप्रेस के यही एनालिसिस हम रोज़ लेकर आएंगे। सो शुभ गोयल साइनिंग ऑफ।